कल रात बेंगलोर के जेडी हल्ली जो इलाका है, जहां संयोग से हमारे कई साथी काम भी करते हैं, उस इलाके में हिंसा हुई, आगजनी हुई। हिंसा और आगजनी की शुरुआत वहां हुई कि एक व्यक्ति ने, जो कि किसी नेता के रिलेटिव थे, वहां किसी एमएलए के रिलेटिव थे, उसने फेसबुक पर ऐसी कोई पोस्ट लिखी जो बहुत बेअदबी वाली थी, यानी कि हजरत मोहम्मद के बारे में बहुत बेअदबी अशालीन बात करते हुए लिखी। मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन जो कुछ सुना है उसके हिसाब से वो चीज थी जो नहीं की जानी चाहिए नैतिकता के हिसाब से, और कानून के दायरे में भी जो चीज बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए, भड़काने वाला काम। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो और भी बुरा था। लोग इकट्ठे हुए, पहले पुलिस के पास गए कि आप इस पे एक्शन लो, जरूर पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन ये उम्मीद करना कि एक्शन 2-3 घंटे के अंदर हो, मेरी मर्जी के मुताबिक हो, वैसा शायद नहीं हो पाता, वो शायद जाती है। और ये कहना कि अच्छा अब तुम सजा नहीं दोगे तो मैं सजा दूंगा, जो वहां क्राउड ने किया, इसके लिए तो हमारे संविधान में, कानून में कोई जगह नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि पुलिस ने सजा नहीं दी, 3 घंटे हो गए, अब मैं सजा दे दूं। तो ऐसे में क्राउड इकट्ठा हुआ, उन नेता के घर के बाहर खड़ा हुआ, वहां आगजनी हुई, वहां पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला हुआ, जो किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं है, किसी भी तरह से सही नहीं है। आप फेसबुक पोस्ट की निंदा करें, लेकिन जो हिंसा उसके बाद हुई उसकी भी बिना शर्त निंदा होनी चाहिए। इस बीच स्वराज अभियान के साथी वहां थे, जिन्होंने बहुत शानदार काम किया। कल रात 3:30 बजे मुझे हमारे साथियों का मैसेज आया, उस वक्त मैं देख नहीं पाया, बताते हुए कि क्या कुछ हुआ, उन्होंने क्या कुछ करने की कोशिश की। सो उन साथियों के मुंह से उनकी बात सुनना कि क्या हुआ, कैसे बचाने का काम हुआ। जिन भी लोगों ने, स्वराज के साथियों ने और दूसरे लोगों ने, जिन्होंने इस हिंसा के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई, उनको भी सलाम करना चाहते हैं और सब लोगों से अपील करना चाहते हैं कि किसी तरह से इस हिंसा को आगे मत बढ़ने दीजिए। इसकी हमारे समाज में कोई जगह नहीं है, इसे हर हालत में रोकना होगा। बाकी मैं साथियों से और पूछूंगा, लेकिन अब तक जो खबर मिली है उसके हिसाब से बेंगलोर पुलिस की भूमिका एक तरफा नहीं थी। आमतौर पे बीजेपी का राज है और कई बार हमारे मन में ऐसा शक होता है कि ऐसे राज में जब भी ऐसी हिंसा होती है पुलिस बिल्कुल वन साइडेड हो जाती है। अब तक मैं जो जानता हूं उसके हिसाब से पुलिस की भूमिका वन साइडेड नहीं थी। पुलिस ने कंट्रोल करने की कोशिश की, रिस्ट्रेंड तरीके से व्यवहार किया, और उसके बाद भी पुलिस ने जो किया, कुल मिला के वो है जो पुलिस को करना चाहिए। हालांकि हम अपने साथियों से और सीखेंगे। लेट मी से व्हाट आई हैव सेड इन इंग्लिश बिफोर आई कम टू माय अदर गेस्ट्स। दे आर द आई विटनेसेस। लेकिन उससे पहले हमारे आई विटनेस साथी हैं। मैं देख रहा हूँ जिया भाई हमारे जुड़ गए हैं, हमारे साथी विजय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उन पे अभी नहीं आऊंगा। तो जिया भाई, मैं चाहता हूँ कि आप पहले बताएं कि कल हुआ क्या। बीच बीच में आप सवाल भी करूंगा, लेकिन आप वहां के जश्नदीद गवाह थे, आप मौके पे मौजूद थे। मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि हुआ क्या था। बस एक ही अर्ज है मेरी सब साथियों से कि बोलते वक्त आप किसी का नाम मत लीजिएगा, खासतौर पे अगर नेगेटिव हो, क्योंकि उसके क्रिमिनल इम्प्लीकेशंस होते हैं और हम नहीं चाहते कि इस वक्त पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होगी तो उन चीजों का नाम हम न लें। बाकी मैं चाहता हूँ कि तस्वीर सबके सामने स्पष्ट आए कि कल हुआ क्या हुआ। जी योगेंद्र जी, सबसे पहले सभी देशवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का दिन बहुत ही बेहतरीन दिन है। जैसा कि आपने बताया, कल जो हुआ था बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, और मैं हिंदी में ही कंटिन्यू करूंगा। उसमें हुआ ये कि हमें 10 बजे पता चला कि डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन, जहाँ की ये घटना है जो कल ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहा था, वहां पर कुछ बहुत बड़ा एक क्राउड इकट्ठा हो गया था, ये सुनकर कि किसी आदमी ने, जो यहाँ के लोकल एमएलए हैं, उनका रिश्तेदार, उसने प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के बारे में डीपली डेरोगेटरी कमेंट्स कुछ किए थे और फेसबुक पर पोस्ट किया था। ये होने के बाद वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई, और हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से भीड़ पहले से इकट्ठा थी और वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि पुलिस एफआईआर रजिस्टर करे और उस आदमी को तुरंत अरेस्ट करे। अनफॉर्चुनेट सी बात है, ज्यादातर ऐसा हमारे यहाँ हो जाता है, जो लोअर लेवल के ऑफिसर्स होते हैं वो फार साइटेडनेस नहीं देख पाते, और जो वहां के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे, एएसआई, उन्होंने एफआईआर को रजिस्टर करने में
और जिस आदमी के खिलाफ ये आरोप था उसको अरेस्ट करने में बहुत देरी करी। उन्होंने उसके अंदर कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। उस वजह से भीड़ जो है बढ़ती गई और भीड़ का जो गुस्सा था और वो आक्रोश था वो बढ़ता गया। जिया भाई, एक मिनट आपको रोक के मैं एक सवाल यहाँ पूछूंगा। ये बात बार बार आ रही है कि कोई एमएलए थे, उनके रिश्तेदार ने ये किया। तो मेरे मन में सवाल आते हैं कि भाई एमएलए खुद करे तब तो समझ आता है, उसका रिश्तेदार कोई कर रहा है और मैं एमएलए से जवाब मांगू। मेरे मन में एकदम आया कि भाई मेरा रिश्तेदार पता नहीं क्या कुछ चीजें कोई करते रहते हैं। तो पहला तो ये कनेक्शन क्या है, क्योंकि सच कहें तो मेरे रिश्तेदार क्या कुछ करेंगे उस पर और आपके रिश्तेदार क्या करेंगे इस पे आपका क्या कंट्रोल है, पहली बात तो ये। और दूसरा ये कि ये भीड़ को सब लोगों को पता कैसे लगा? कौन फेसबुक देखता है किसी अननोन आदमी की, कितने फॉलोवर होंगे उसके, ये खबर फैली कैसे? आपका पहला सवाल बिल्कुल बरहक है। हमारा संविधान भी ये कहता है कि बाप की भी सजा बेटे को नहीं दी जा सकती। पर ये जो एमएलए हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं और उनके जो रिश्तेदार की बात कर रहे हैं, ये दोनों आपस में मिलकर राजनीति करते हैं और एक साथ ये लोग मिलकर रहते हैं। और जो ये रिश्तेदार है उनका जो पावर है वो डिराइव करते हैं एमएलए से, और ये एक वेल नोन बात है। और इसलिए भीड़ को ये लगा कि शायद एमएलए की शेम उन्होंने किया है, हालांकि ये गलत था। एमएलए ने तुरंत खुद अपना वीडियो रिलीज किया, हमारे मुसलमान भाइयों से माफी मांगी और ये बोला कि वो मेरा रिश्तेदार क्या, अगर वो मेरा बेटा भी होगा तो मैं कानून के हवाले खुद उसको करूंगा और हमारे मुसलमान भाइयों से मैं माफी मांगते हुए इल्तिजा कर रहा हूं कि वो इस तरह से भड़के ना, और मैं उनके साथ हूं। तो जो आपका पहला कितने बजे वीडियो रिलीज किया उन्होंने, कब रिलीज किया? ये वीडियो उनका 10 बजे के करीब आ चुका था और रात ये वीडियो 10 बजे तक आ चुका। जी बिल्कुल। और बड़ी बात है, उनका भीड़ ने घर जला दिया था, उसके बावजूद उन्होंने वीडियो रिलीज करते हुए ये सारी चीजें करी और उसमें उन्होंने कोई बात अपने घर जलाने की नहीं करी, सिर्फ अमन कायम करने की उन्होंने बात करी। जिस एमएलए की बात यहाँ पर चल रही है उनका नाम अखंडा श्रीनिवास मूर्ति है और यहाँ पे पुलिकेशी नगर बेंगलुरु से वो एमएलए हैं कांग्रेस के। अच्छा, दूसरा जो मैंने पूछा कि ये लोगों को पता कैसे लगा, किसने इतने लोगों तक खबर पहुंचाई? फेसबुक कौन देखता है, और खासतौर पर अगर बहुत बड़े फॉलोअर ना हो उसके? तो बिल्कुल। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन, जो इनिशियल जो बातें निकल कर आ रही हैं मीडिया रिपोर्ट से और दूसरे साथियों से भी, वो ये समझ में आ रहा है कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया की जरिए इसको बहुत तेजी से ये फैला। और ये क्योंकि इतना हीटेड इशू था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम प्रॉफिट के बारे में, तो ये जो है व्हाट्सएप पे बहुत तेजी से फैला। लोग और व्हाट्सएप ग्रुप्स में उस पोस्ट को, जो डेरोगेटरी पोस्ट उस आदमी ने डाला था, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर किया गया और उसके बाद इस तरह का प्रॉब्लम आने लगा। मगर क्या इसके पीछे कोई ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस थे, जानबूझ के शेयर किया ताकि भड़कावा फैले थोड़ा इससे? बहुत ही इनिशियल स्टेज है, अभी हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। पुलिस और जो डिफरेंट क्राइम ब्रांच के हमारे यूनिट्स हैं वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो वो आगे जाकर हमें इस बारे में बता पाएंगे कि उसका क्या लिंक था और किस तरह से वो फैला। क्या वो नेचुरली ऑर्गेनिकली फैला व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर, या कुछ लोगों ने उसको फैलाया? इस पर अभी कमेंट करना मैं नहीं समझ पाऊंगा कि मैं कर सकता हूं। वाजिब बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं आप, क्योंकि हमारा वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हमारा काम यहाँ पे नहीं है। सही बोला। फिर आप वहां पे पहुंचे, क्या हालात थे जब आप वहां पहुंचे, कितने बजे पहुंचे? मैं और कलीमुल्ला भाई, जब हमें फोन आया, हम वहां पर 10:15 से 20 मिनट के अंदर 10:15 10:20 तक पहुंच गए। जब हम डीजे पुलिस स्टेशन के पास पहुंचे तो 100 मीटर से पहले ही हमारे साथ हमारे बहुत खास दोस्त वसीम भाई थे, जो हमें गाड़ी में बैठा कर ले गए। और जैसे ही हम वहां पर पहुंचे तो हमने देखा कि पुलिस स्टेशन से 100 मीटर पहले ही रोड जो है वो ब्लॉक कर दी गई थी, बल्कि रोड को कई सारे लोग थे जो वहां पर खड़े होकर धरना भी कर रहे थे और एक तरह से रोड को और पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय भी कर रहे थे। मैं और कलीमुल्ला भाई, हमने उनको वहीं पर रोका और हमने उनको समझाया कि ये कोई तरीका नहीं है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि लड़ाई लड़नी है, हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। हमें उस टाइम अंदाजा नहीं था कि पुलिस स्टेशन के क्या हालात हैं। जब हम पैदल आगे पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़े तो हमारी आंखें एकदम चकनाचूर हो गई। वहां पर पुलिस की एक वैन थी जिसमें आग लग रही थी, वो आग के शोलों में भड़क रही थी। पुलिस का जो पार्किंग लॉट था पुलिस स्टेशन के अंदर का, वो आग के हवाले कर दिया गया था। वहां पर 1000-1200 की भीड़ थी जो बिल्कुल उतावली बैठी थी, और बहुत कम लोग, मेरे हिसाब से 100-150 लोग थे जो उस भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं, आप काबू में रहें, अपने जज्बातों को काबू में रखें। जब हम वहां पहुंचे, हमने देखा तो सबसे पहले हमारा जो इंटेंशन हुआ, कलीमुल्ला भाई ने किया कि जो पुलिस का स्टेशन का जो मेन बिल्डिंग था उसके सामने हम लोग ने एक ह्यूमन चेन बनवाया ताकि पुलिस स्टेशन का जो मेन बिल्डिंग उसको प्रोटेक्ट किया जाए।
एक लेयर का ह्यूमन चेन बनाया गया, इफेक्टिव नहीं लग रहा था, कलीमुल्ला भाई ने 2 लेयर का ह्यूमन चेन बनवाया। उसके बाद जो हमारे वहां पे पुलिस के भाई थे, 50 से ज्यादा नहीं रहे होंगे, उनके चेहरे से भी लग रहा था कि वो आउटनंबर्ड थे और वो परेशान दिख रहे थे। हम लोगों ने तुरंत ह्यूमन चेन बनवाया और उन सारे भाइयों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी और भीड़ से और उनके बीच में एक ह्यूमन चेन का हमने दीवार खड़ी कर दी। इसके बाद मैं भागता हुआ पुलिस के पास गया। पहले मैं जाकर लोगों से चिल्लाता रहा कि आप ऐसा मत करिए, ये हमारा नहीं है। उसके बाद जो है बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लोग सुन नहीं पा रहे थे। तो हमने वहां पे पुलिस से स्पीकर मांगा, पता चला सारे मोबाइल स्पीकर और हर चीज जला दी गई है। तब हमने पुलिस की गाड़ी में जो स्पीकर होता है, पुलिस की गाड़ी ली और पुलिस के ही ड्राइवर के साथ बैठे और पुलिस की गाड़ी का स्पीकर लेकर हम उनसे दरख्वास्त करने लगे कि आप इस तरह से ना करें। उनको हम बताने लगे कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम जब एक बार निकले रास्ते में अपना अल्लाह ताला का और नबी का पैगाम पहुंचाने, तो एक औरत थी जो उनपे कीचड़ फेंका करती थी। नबी ने कभी कुछ नहीं किया, बल्कि एक दिन जब उसने कीचड़ नहीं फेंका तो प्रॉफिट मोहम्मद उसके घर पर गए ये पता करने के लिए कहीं उस औरत की तबीयत तो खराब नहीं हो गई है। हमने ये सारी बातें स्पीकर पे की, उनको समझाया। हमने कहा कि आज जो हम वॉर क्राइम की बात करते हैं और जो जिनेवा कन्वेंशन है वो भी प्रॉफिट मोहम्मद की दी हुई देन है। उन्होंने कहा आप जब जाएं कहीं जंग में, वॉर में, तो आप ट्रीज को ना हर्ट करें, ऑर्फन को ना हर्ट करें, वुमेन को ना हर्ट करें, बिल्डिंग प्रॉपर्टी ना डिस्ट्रॉय करें। ये सारी बातें हमने उनके सामने रखी और हमने उनको कंट्रोल करने की कोशिश करी। हम उसमें बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए, पर हम अपनी जान को जोखिम में डालकर जितना हमसे हो सकता था उस भीड़ को जो एकदम बेकाबू हो चुकी थी, हम उसको कंट्रोल कर रहे थे। तभी वहां पर एमएलए जमीर अहमद आए, रिजवान एमएलए आए और वहां पर मौलाना मुजम्मिल आए। हम सारे लोग जीप पर बैठ के धीरे धीरे बात करते करते जीप तो आगे ले गए ताकि हम भीड़ को पुलिस स्टेशन से बाहर कर पाए। तकरीबन 40-50 मिनट हम भीड़ से बात करते रहे और बहुत हद तक हमने भीड़ के गुस्से को डाइल्यूट किया, पर हम खत्म नहीं कर पाए। जब वो चीज खत्म नहीं हो पाई और हमारे हाथ से बात निकल रही थी, फिर हमें बैक ऑफ करना पड़ा और वहां पर फिर पुलिस ने धीरे धीरे भीड़ को बाहर करने के लिए लाठियों से पुश किया और हवा में जो उन्होंने फायरिंग करी वो उनकी कानूनी कार्रवाई थी। ये जो खबर आई कि 3 लोगों की मौत हुई है फायरिंग में, वो क्या इसके बाद की बात है? जी, वो इसके बाद की बात है। शायद अगर हम लोग कंट्रोल करने में काबू कर पाते, शायद वहां पर अगर हमारे साथ 50 लोग और होते तो ये 3 लोगों की मौत नहीं होती। मैं समझ रहा हूँ जी। अब आप, मैं सिर्फ एक, आज इस सारी बातचीत का एक मकसद था, जब मैं समझ रहा हूँ जिया भाई आपकी फीलिंग्स मन में। जब आपका सुबह मैसेज आया, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, मैंने आज इनका मैसेज आया तो मैंने लिखा, जिया भाई गर्व है हम सब स्वराज वालों को आप पे कि आपने वहां खड़ा होके किया। तो इनका जवाब था, सर मैंने तो वो किया जो मैंने गांधी और नेहरू में पढ़ा है। ऐसे विचार वाले लोग इस समाज में हैं जो कि सच्चाई के लिए खड़े हैं, जो कि इसके लिए अड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं। आपको और जिन तमाम लोगों ने कल ये हिम्मत की, बहादुरी की, मैं जानता हूं एक गुस्सा भीड़ के सामने खड़ा होना कितना मुश्किल काम है। और जो मेरी खबर है वो ये है कि ये सब होने के बाद आपको अपनी जान बचाने के लिए 2 घंटा छुपना पड़ा। जी, मैं, कलीम भाई, एमएलए जमीर, एमएलए रिजवान अरशद, हम सारे लोग पुलिस स्टेशन के अंदर जान बचाने के लिए अपने छुपे हुए थे। कम से कम 2 घंटा हम पुलिस स्टेशन के बाउंड्री के अंदर बैठे हुए थे क्योंकि भीड़ एकदम बेकाबू हो चुकी थी। वो रीजनिंग से और लॉजिकल रीजनिंग से दूर हो चुकी थी। उस टाइम पर हमें ऐसा लगा कि शायद आज हम लोग मर जाएंगे। बहुत डर आया और वो डर बिल्कुल हमारे ऊपर था। बस दिमाग पर बस यही सवार था कि जिस तरह से नेहरू जी, गांधी जी और मौलाना आजाद दंगों के बीच में जाके रोका करते थे, वो हमें करना पड़ेगा, किसी ना किसी को खड़ा होना पड़ेगा। और इसलिए वहां पर हम बिना डरे डट कर हम लोग वहां पर खड़े रहे और 2-2.5 घंटे के बाद जब हालात वहां पर सामान्य हुए, तब हमें पुलिस वाले एस्कॉर्ट करके बाहर लेकर गए और फिर हम अपने घरों तक पहुंच पाए। आप सब साथियों ने, स्वराज के तमाम साथियों ने कल बेंगलोर में जो कुछ किया, अपनी जान की परवाह न करते हुए, आप भी कह रहे हैं 2-3 जान फिर भी गई, हम बचा नहीं पाए। लेकिन इतना बात मैं कहना चाहता हूं भाई कि अगर आप ना करते तो पता नहीं हालात क्या होते। तो आप सिर्फ इसका गम न लें कि हम नहीं बचा पाए, मैं जानता हूं उसका दुख होगा और इसको कोई वो कर नहीं सकता, लेकिन आपने जितना किया वो छोटा काम नहीं था। पता नहीं कितनी जान आपने बचा ली।
हाँ कलीमुल्ला भाई जी, आप भी थे उसमें, आपने सुना होगा जिया भाई को, उन्होंने पूरी बात बताई। उसमें आप अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप, हाँ जब जिया भाई वहां पुलिस वैन में बैठ के अपील कर रहे थे, तो आप उसको ह्यूमन चेन बना के पुलिस स्टेशन को बचाने की कोशिश कर रहे थे। जो एमएलए हैं वो दलित लीडर हैं, दलित एमएलए हैं हमारे। वो बहुत हानेस्ट लीडर हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ बहुत उनका अच्छा सॉफ्ट कैरेक्टर रहा। कभी भी उनके ऊपर कोई मुस्लिम है ना ये नहीं बता पाएगा उनके कैरेक्टर के ऊपर। तो अच्छा सा काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमको ये महसूस हो रहा है कि दलित और मुस्लिम के बीच में जो ये करना है वो साजिश रची गई है। ये तो खुल के जी, ये कलीम भाई आप फ्रीज हो गए हैं। मैं आपको देख पा रहा हूँ लेकिन सुन नहीं पा रहा हूँ। हेलो, आपने कहा हाँ दलित मुस्लिम के बीच में झगड़ा करवाने की साजिश हाँ आपको नजर आती है। ये हो सकता है इस जी पर बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मेरा सिर्फ एक बिल्कुल। इस समय आप कोई बात ऐसी ना कहें जो कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से कवर हो रही हो, क्योंकि अभी तो हम जानते नहीं है। मैं आपके रोल के बारे में भी जानना चाह रहा था। आप दोनों वहां पहुंचे, जिया भाई के साथ आप पहुंचे, और वहां आपने बात हो रही थी कि ह्यूमन चेन बनवाई। हाँ, मैं जिया भाई 2-3 पॉइंट्स मिस करे वो से मैं कवर करूंगा। जैसे हम कार में से उतरे तो एक रास्ते में पूरा तोड़-फोड़ करके लोग आग लगाने की कोशिश करें, तो जिया भाई ने आवाज दी ये गलत है। तो हम भी जाके सब बोले रोके लोगों को, देखिए ऐसा मत कीजिए, कानून हाथ में मत लीजिए, इसका बैकफायर बहुत खराब होगा आपके ऊपर। पूरी एरिया को है ना क्रिमिनल्स ये मिल जाएगा, बाद में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे बोल के फिर आग जो लगाई इसे हम जूतों जी हाँ, आप फिर थोड़ा फ्रीज हो गए हैं कलीमुल्ला भाई, आपका शायद जो पैरों से बुझाए सब लोगों को। जैसे ही थे समझे, 2 कांग्रेस के लीडर्स एमएलए हमारे साथ में जीप में थे। जिया भाई तो नॉन कांग्रेस थे, स्वराज से थे। तो उन्होंने जिया भाई से बोला कि ये लोग पूरे ये हैं कांग्रेस के दल्ले हैं, उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग बोले पैसा खा के आके बात कर रहे हैं ये वो बोल के। तो उसमें भीड़ में से कुछ लोग है ना फर्स्ट ये गंदी गाली दी, माँ की गाली दिया भाई को, इसको पहले नीचे गिराओ और उसे खुंदल दो, उसके बाद देखेंगे सबको। जैसे ये कर तो मैं सुना तो मैं पहले वो भीड़ को धक्का दिया जिया भाई को, बहुत डांट से जिया भाई जिद करे नहीं आऊंगा जीप छोड़ के बोल के, मैं बहुत घसीट के है ना जिया भाई को डांट के लेके गया। तभी एमएलए जमीर देख ले कि कुछ हो रहा है, इसलिए कलीम घसीट ले, तो वो भी जंप मार के वो पीछे आ गए। उधर से रिजवान अरशद एमएलए वो भी पीछे आ गए, हम लोग पीछे सेव हो गए। उसके बाद जीप तोड़ दी गई वो पुलिस की जिसमें खड़े थे लोग। जी वो जी पूरा जी हाँ वो जान बची। उसके बाद हमको इतना डर डर के पूरा वो पुलिस स्टेशन की लाइट ऑफ करनी पड़ी क्योंकि खतरे पड़ रहे थे हमारे ऊपर, वो बाहर अंदर से भी। तो हम छपके 2-3 ये बदलना पड़ा जगह, ये कोना वो कोना, इधर से छपके झाड़ों के नीचे, मैं समझ रहा हूँ, ऑटो के अंदर छपना पड़ा। उसके बाद बहुत मुश्किल है, हम उम्मीद छोड़ दिए थे कल सुबह हम देखेंगे नहीं देखेंगे मालूम नहीं, बीवी बच्चों को मिलेंगे नहीं। मैं समझ रहा हूँ। समझ गया हमारी ये आखिरी रात है बस। उसके बाद है ना पुलिस ने अपने इसमें कंट्रोल किया, लेकिन पुलिस पूरी सब्र के साथ जितना हम पे ये किया भरोसा किया, हम उसका धन्यवाद करते हैं। पुलिस ने हमारे पर पूरा भरोसा किया, लाठी चार्ज ये सब नहीं। बाद में धक्का देते हुए स्लोली है ना ये करके मूव करने की कोशिश की, बाद एयर ये फायर किया। हाँ, जो भीड़ थी वो रिलीजियस नहीं थी, ये चीज जो भीड़ जो थी पूरे नशे में धुत और ड्रग्स गांजा वैसे चीजों में धुत थी जिसे हम कंट्रोल ही नहीं कर पाए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो भीड़ को। प्रॉफिट तो अल्कोहल हराम वो नहीं पीते थे, ये लोग प्रॉफिट की बात करें जो नशे में है। ये जैसा ही जिया भाई ने बताया तो भीड़ गर्म हो गई, तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। उसके बाद वो हमको अच्छा समझ में आया पूरे ड्रग्स के 12-13 साल के बच्चों को देखा, मैं ताज्जुब हो गया। जो डीजे हल्ली जो सराउंडिंग एरिया है वो बेंगलुरु के रिकॉर्ड हिस्ट्री में है। ये एक चीज पूरी जिम्मेदारी साथ कहना चाहूंगा, हर बेंगलुरियन को मालूम है उधर कितना ड्रग्स सप्लाई होता है। तो वो पूरे ड्रग्स लिए हुए बच्चे थे, उसमें कंट्रोल करना मुश्किल था। ये हमारी पुलिस की भी गैर जिम्मेदारी है, कंट्रोल नहीं करती उधर ड्रग्स सप्लाई को। तो वो चीजें भी देखने तो आपको में ये भी शक है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं ड्रग माफिया और इन चीजों का भी रोल था, क्योंकि जो लोग थे, आप इम्पोर्टेंट बात जो आप कह रहे हैं,
that these were not religiously motivated people. These No. were people who were under intoxication, who were perhaps under the influence of drug as well, and they were in no situation to understand or appreciate what you were saying, and they were instead retaliating against people like you. आपने बताया। मैं चाहता हूं कि अब अब्दुल रहमान भाई और विजय भाई आप भी कोशिश कर रहे थे कल। अब्दुल रहमान भाई या विजय भाई कोई अगर आ सकते हैं तो आप अपना बात बताइए। विजय, आई वांटेड यू टू अंडरलाइन द crisis that you were trying to resolve last night. Vijay Bhai is also from Swaraj India, and he learned that some of the journalists were being attacked. And so what was your role? What did you do there? And if you wanted to add to this account in some way. Correct. So what happened was me and Abdul and other Swaraj India Karyakartas were in touch in the phone and trying to understand and intervene in whatever possible. And Abdul Rahman lives in that area. It's like the police station and his house is probably like say 200 meters. It's as near as that. And so Abdul told, don't come, don't be. I and other friend of us wanted to go, and he told, please don't come. So it was very underlined for the fact that please don't come there. And we were following up the WhatsApp messages. So in the WhatsApp message, it came that one of the journalists have been attacked. So one of the journalists was very, very severely hit, and there was no one to even care. And so I was trying to reach out to any of our friends, even Abdul Rahman and other friends, that can anything be sent there? Can any help be sent there for the journalists? So we were trying to get that done, but then somehow this journalist was rescued and he was taken there. So we were monitoring and understanding why it happened, and we were ready to go. And but Abdul was out, and please Abdul, now you have to talk about your thing and what you are doing. Then after we have conversation. शुक्रिया। विजय भाई ने बताया कि वो वहां पे फोन पे कांटेक्ट कर रहे थे क्योंकि एक खबर आई थी कि एक जर्नलिस्ट को अटैक किया गया है, उसको कैसे रेस्क्यू किया जाए। आखिर में उसको रेस्क्यू किया गया, मगर वो अंडरलाइन कर रहे थे कि अब्दुल रहमान भाई, जिनका घर वहां पुलिस स्टेशन से कोई 200 मीटर के करीबी दूर है, बिल्कुल वहीं पे है, उस इलाके के लीडर हैं, उन्होंने क्या किया उनके बारे में बता रहे थे। लेकिन अब्दुल रहमान भाई शायद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल रहमान भाई, आप अपने मुंह से बताइए, अपनी जुबानी, कि क्या हुआ, हमने क्या किया, आपकी क्या समझ बनती। तो मैं पहले ये तो क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे कि 200 मीटर्स बता रहे हैं, वो एक्चुअली 1.5 किलोमीटर के ऊपर है। हालांकि सेम रोड में है, तो श्यामपुरा मेन रोड है, जिस रोड पे पुलिस स्टेशन है, उसी से 1.5 किलोमीटर आगे आने से हमारा श्यामपुरा मिलता है। तो वहां पे क्या है, गांधीनगर और श्यामपुरा जो है, वहां पे लोकल एक तो पहले लोगों को पता नहीं था, उतना मोबिलाइज नहीं हुआ था। ये बात जैसे ही लोगों को सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों ने भड़काना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे और ज्यादा लोग जमना शुरू हो गए। बाद में क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद हम लोग देख रहे हैं, मैं विजय भाई और ऐसे ही बात कर रहे हैं, पूरा मॉनिटर कर रहे हैं, बैठ के चेक कर रहे थे क्या ट्वीट्स करना है, क्या बात करना है, किसको क्या करना है, क्या एक्शन लेना पड़ेगा, ऐसे बात कर रहे थे। अचानक क्या हुआ, जैसे ही ये ज्यादा हुआ, वायलेंस ज्यादा होने के बाद इसमें लोग एक दो करके निकलना शुरू हो गए जी बाहर एरिया में। तो हमने मैं और थोड़े वॉलंटियर्स, हमने ज्यादा लोग भी नहीं, हम लोग सबको भेज दिए। हम 2-3-4 लोग के अंदर थे, हम लोग 3 लोग थे, बाद एक लास्ट में 1 लोग आए, सिर्फ 3 लोग थे। बिकॉज अगर हम 1 से 5-10 जुड़ेंगे तो लोग हमें देख के हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो इस वजह से हमने डिसाइड किया कि हम लोग ज्यादा नहीं रहेंगे और ज्यादा नहीं दिखेंगे। तो जो भी गाड़ी, वो एक ही रोड था, मेन रोड, जो हम पे बगल वाले एरिया भी यहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं और श्यामपुरा मेन रोड को जा सकते हैं। तो वहां पे हमने क्या की, वहां पे रोक के जो भी लोग जाना चाहते थे, एक दो करके ऐसा स्टार्ट हो रहे थे, तो हमने उनको रोका कि पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? तो बता रहे थे ऐसा ये हुआ है, मीडिया में आया है, सोशल मीडिया में आ रहा है, व्हाट्सएप में फॉरवर्ड आ रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, वहाँ कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, तो ऐसा बता रहे थे। उसके बाद हमने उनको समझाया, भाई ऐसा सिचुएशन ऐसा है, लोगों के अंदर जो है वहाँ पे पहले ही प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है,
एफआईआर भी होने वाला है और एक्शन पुलिस ले रही है। यहाँ तक ये भी पता चल रहा है कि उसको अरेस्ट कर लिया गया है और ये पता नहीं है कि कहाँ पे रखा है, क्या है। तो इस वजह से वहां पे और ज्यादा हो सकता है। अगर आप जाएंगे तो आपको भी नुकसान पड़ेंगे। अब कोविड के मसले में आप लोग स्टेशन जाना या कोर्ट जाना, ये सब हम लोग झेल चुके हैं। 4 साथियों से सुना और आज की बातचीत का असली पर्पस यही था कि हम चश्मदीद गवाह से, आई विटनेस से पूछें कि क्या हुआ था। तो अब तक जो मैं समझा हूं, मैं अपनी बात बता देता हूं। अब तक जो सब साथियों की बात से आया, नंबर 1, इसमें कोई शक नहीं कि जो शुरू में फेसबुक पे जो आया था कॉम्पिटिशन, वो गलत था, वो प्रोवोकेटिव था, वो गैर कानूनी था, वो नहीं होना चाहिए था। नंबर 1 बात। नंबर 2, इसमें भी कोई शक नहीं कि इसको फिर बड़ी तेजी से फैलाया गया। किसने फैलाया, किस नियत से फैलाया, उसके पीछे क्या खेल था, क्या बात थी, अब हम ही नहीं जानते और फिलहाल कोई हमारा काम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करना यहाँ नहीं है। लेकिन किसी नियत से उस बात को फैलाया गया ताकि लोग भड़कें। नंबर 3, जब ये भड़के तो उसके बाद उस एमएलए ने बाकायदा वीडियो बना के माफी मांगी, कहा कि गलती हुई है और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये बिल्कुल गलत हुआ है, मेरा बेटा भी ये करे तो गलत है। उन्होंने किया, लेकिन उससे भीड़ शांत नहीं हुई, ये मामला बढ़ा। और उसके पीछे जैसा कलीम भाई कह रहे थे, ऐसा महसूस होता है कि कहीं कोई ऑर्गेनाइज किया गया था। उन्होंने जिक्र किया कि काफी उस इलाके में ड्रग का खेल भी है, तो कुछ ड्रग वालों का रोल था, ऐसे लोग थे जो कि नशे में धुत थे, ड्रग में थे, ऐसा उन्होंने जिक्र किया। इस बात की फिर इन्वेस्टिगेशन होगी, पता लगेगा। लेकिन इसके पीछे कहीं इस तरह का खेल है, कुछ कॉन्स्पिरेसी नजर आती है। सिर्फ रिलीजियस फीलिंग्स का मामला नहीं है, ऐसा हमारे दोस्तों ने कहा। चौथी बात कि जब ये हुआ तो स्वराज इंडिया के लोग वहां पहुंचे, दूसरे पार्टियों के लोग भी उसके बाद में आए और उन्होंने अपनी तरफ से हर तरह से कोशिश की वहां पे लोगों से बात करने की। हमारे कलीम, ये जो जिया भाई हैं, उन्होंने तो फिर पुलिस का माइक लिया, पुलिस के माइक के थ्रू अनाउंसमेंट किया, लोगों को पीछे पुश किया, काफी हद तक सक्सीड हुए, लेकिन पूरा नहीं हो पाए और आखिर में उन्हें अपनी जान बचा के भागना पड़ा। कलीमुल्ला भाई ने वहां पुलिस स्टेशन के अराउंड ह्यूमन चेन बनाया, एक नहीं 2 टियर ह्यूमन चेन के बनाए ताकि पुलिस स्टेशन को नुकसान ना, उससे पहले जीप को हो चुका था, कंपाउंड को नुकसान हो चुका था, वो उन्होंने किया। जो बात नहीं आई वो ये कि उसके पास ही एक मंदिर था और स्वराज के एक साथी हैं, शायद मेंबर हमारे नहीं है, नदीम भाई, उन्होंने एक ह्यूमन चेन बना के उस मंदिर को बचाने का काम किया, क्योंकि डर था कि यहाँ पे अगर पुलिस स्टेशन पे हमला हो चुका है, साथ में मंदिर है, कहीं इस कम्युनल टेंशन का फायदा उठा के उसके ऊपर हमला ना हो। तो नदीम साहब ने, जो कि मिशन जय हिंद स्वराज इंडिया का जो है उससे जुड़े हुए रहे हैं, उन्होंने काम किया उसको बचाने की बहुत कोशिश हुई, पार्टली सक्सेसफुल हुआ, लेकिन भीड़ बेकाबू हुई, मामला और बढ़ा और उसके बाद ये लोग जो बचाने की कोशिश कर रहे थे, इन्हें खुद अपनी जान बचा के भागना पड़ा और उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, गोली चली। और अभी तक जो खबर है, 3 लोगों की मौत की खबर है। कई सवाल उठे हैं पुलिस की भूमिका के बारे में। सवाल ये उठा है कि एफआईआर वक्त से दर्ज क्यों नहीं हुआ। ये बात सही है, एफआईआर दर्ज करने में देर हुई, लेकिन उस देरी को हिंसा का बहाना नहीं बनाया जा सकता। देरी हुई, इसके बारे में तहकीकात होनी चाहिए, इसके बारे में कुछ एक्शन हो सकता है, लेकिन देरी हुई, कुछ घंटे देरी हुई, इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि भीड़ सड़क पे आ जाए और पुलिस स्टेशन को जलाना शुरू कर दे, जीप को जलाना शुरू कर दे, पथराव शुरू कर दे। इसकी कोई डिफेंस नहीं। जैसा तमाम साथियों ने लिखा, आज दरा फारूकी ने लिखा, हमारे साथी दोस्त हिलाल अहमद ने लिखा कि जो लोग समझते हैं कि पैगंबर साहब के बारे में कुछ छीटाकशी करने से उनकी बेअदबी हो जाएगी, वो खुद पैगंबर साहब के हिस्ट्री के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में नहीं जानते हैं। जैसा हमारे जिया भाई ने बताया कि उनकी जिंदगी से जो सबक मिलता है वो ये कि अगर कोई आपके खिलाफ, आप पे कीचड़ भी फेंकता है, आप उसका भी प्यार से जवाब दो। तो ये तो कोई धार्मिक काम नहीं हुआ, हर तरह से गलत काम हुआ।
पुलिस के बारे में ये सवाल भी आज खासतौर पे कुछ बातें हुई हैं कि कुछ बेगुनाह लोगों को भी पकड़ा जा रहा है। बेंगलोर पुलिस से भी हम अनुरोध करेंगे कि इसका ध्यान रखिए, क्योंकि अगर बेगुनाह कुछ लोगों को पकड़ा जाता है तो आपने अब तक जो काम किया उस पर पानी फिर जाएगा, तो वो न किया जाए। और सबसे ये वो इलाका है, हमारे साथी कलीमुल्ला भाई, हमारे साथी जो थोड़ा सा नेटवर्क की शायद दिक्कत आ रही है, हमारे साथी कलीमुल्ला भाई, हमारे साथी जिया भाई और सब जानते हैं ये वो इलाका है जिसमें हम सीए प्रोटेस्ट के दौरान भी गए थे। तो मेरी भी जो इसके अंदर 1 पैसा 2 पैसा कुछ असर हो सकता है, मैं हाथ जोड़ के सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये तरीका नहीं। हिंसा किसी भी तरह से काबिले बर्दाश्त नहीं है। किसी भी हिंसा का कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। जिन लोगों ने हिंसा की है, जिनके बारे में एविडेंस है कि वो हिंसा में इन्वॉल्व हैं, उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए, उन्हें पकड़ा जाना चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। जिसने वो फेसबुक पोस्ट लिखी उसको अरेस्ट किया जा चुका है, उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है होनी चाहिए। लेकिन कानूनी कार्रवाई करना पुलिस का काम है, जुडिशरी का काम है, भीड़ का काम है, वो नहीं कर सकती इस चीज को। तो आप सबको यही बात कहते हुए इसकी पूरी तस्वीर हम लाएं, क्योंकि तमाम चीजें चल रही हैं, मीडिया पे इतनी बातें आ रही हैं, तमाम तरह के उछाले जा रहे हैं, दोनों तरफ से बातें आ रही हैं, क्योंकि सच्चाई को ढकने की सब तरह से कोशिश हो रही है। इसलिए हमने सोचा कि ऐसे मौके पे हम अपनी तरफ से जो सच का पूरा चेहरा आपके सामने लेके आए। और स्वराज के साथियों ने जो हिम्मत के साथ इस हिंसा को रोकने की कोशिश की और वहां पे आग बुझाने की जो कोशिश की, उसके लिए जरूरी था कि वो आपके सामने आए, उनकी बात सामने आए। सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट में भी हमारे साथी बेंगलोर टीम के आगे थे। उसके बाद जब रिलीफ का काम हुआ, ये देश में बंदी के बाद, कोरोना वायरस और उस सब के बाद जब रिलीफ का काम हुआ, उसमें भी ये बेंगलोर की टीम आगे थी। और अब जब आग लगी तो आग बुझाने में भी यही बेंगलोर की टीम आगे थी। सो बेंगलोर की टीम को शायद सभी साथी बोलते हैं, कोई साथी हैं जो नहीं बोले। हाँ, अभी कलीम भाई इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं, अपनी बात जोड़े। बस मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि हम किसी केस में किसी का नाम ना लें भाई, क्योंकि अभी फिलहाल पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो वो काम करना हमारा काम नहीं है। हम अपनी तरफ से बड़ी पिक्चर जो है, तस्वीर लोगों को दिखाएं। जी कलीम भाई। जी, जिया भाई की बहादुरी वो देखने में, उनका हाथ जो है कटा हुआ था एक्सीडेंट में, वो सर्जरी सब हो के अभी जख्म सुखाई नहीं था, पट्टी हाथ में, उसके बावजूद उन्होंने मैदान में अपनी बहादुरी दिखाई। उनको मैं सही बात है जिया भाई, अगर अभी भी हैं इसमें तो जब दिखाइए। जी, मैं जानता हूँ 2-3 हफ्ता पहले, शायद 4 हफ्ता पहले आपका एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट के अंदर हाथ टूट गया था, मल्टीपल सर्जरीज हुई थी और उनके हाथ पे अभी भी प्लास्टर लगा हुआ है। जिया भाई अगर आप हैं यहाँ तो जरा दिखाइए, आप कल किस हालत में वहां पे गए थे? जी, मेरा वो हमारे, जैसा आपने बताया हाँ, ये कुछ जरा दिनों अपना पहले हाथ आप दिखा दीजिए, मोटरसाइकिल हाथ में ऊपर मेरी करें। जीप पलट गई थी रोड पर, और उसके अंदर मेरे हाथ की जो 4 नसें हैं ये कट चुकी हैं, और इसकी 2 सर्जरी हो चुकी है, 1 सर्जरी अभी इसकी बची है। तो उसके बावजूद भी हम वहां पर इस पहुंचे हालात थे। में आप गए, इस सब के अंदर कोई भी व्यक्ति जाता तो घर वाले पकड़ लेते कि भाई पहले से तुम्हारी ऐसे खराब हालत है, तुम कैसे बाहर जा रहे हो। इसमें भी आपने ये हिम्मत दिखाई, बहादुरी दिखाई, दाद देते हैं इसकी आप सबको देश की तरफ से। ये है जो कि इस देश को बनाने का, ये जो मैं इस देशभक्ति की आजकल बड़ी चर्चा होती है और लोग समझते हैं टीवी स्टूडियो में बैठ के कुछ बड़ी बड़ी बातें कह देना, दूसरों को गाली दे देना, किसी पड़ोसी को गाली दे देना, इससे देशभक्ति हो जाती है। मैं बार बार कहता हूं भाई, ये देशभक्ति नहीं। देशभक्ति वो है जब हरियाणा के लोग उठ के तमिलनाडु जाएं और कहें कि आपके दुख में हम आपके साथ खड़े। देशभक्ति वो है जो आपने, कलीमुल्ला भाई ने, अब्दुल रहमान भाई ने, विजय भाई ने कल जो काम किया, इस आग के बीच में खड़े होकर उसे बुझाने की कोशिश करना, वो सच्ची देशभक्ति है। आपकी देशभक्ति को सलाम करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथियों ने सबने सुना। आज कोई सवाल जवाब का वक्त नहीं है, लेकिन आपके सामने पूरी सच हम लाना चाह रहे थे। आप सबने अपनी इस बात को सुना। बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम सॉरी।